नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमन श्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के राजवंश और मुगल संबंध, यानी कि मुगलों का राजपूतों के साथ क्या संबंध रहा, इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम आज जो है रीड करेंगे। क्या कुछ इसके अंदर फैक्ट है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। राजस्थान के राजवंश और मुगल, आज के इस टॉपिक में हम क्या कुछ फैक्ट है उसके बारे में देखेंगे। और यह जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि राजस्थान के जो राजपूत राज्य हैं उन्होंने भारत आने वाली विदेशी जो आक्रमणकारी शक्तियाँ थीं उनका शुरू से ही विरोध किया था। आपने इससे पहले पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के बाद में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा हैं, मारवाड़ के मालदेव, रावचंद्र सेन, सुरोई के जो हैं देवड़ा सुल्तान जो शासक हुए हैं, इन सभी ने ही अपनी ओर से संघर्ष जारी रखा। विदेशी जो शक्तियां थी, विदेशी जो आक्रमणकारी थे, उनको यहाँ आने से रोकना। इसी तरह से आपको याद होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, यानी बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इम्पोर्टेंट युद्ध है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर जो है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखेंगे। उसके बाद में उनके पुत्र हुमायूं है वो गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन अफगान जो सेनापति है शेरशाह सूरी, उससे ये हार जाएंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे यहाँ से और बड़ी मुश्किल से दोबारा से ये गद्दी जो है वो प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से दिल्ली पर शेरशाह सूरी का जो वंश था वो भी अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। लेकिन हरियाणा में रेवाड़ी का जो है हेमचंद्र इनका नाम है, एक नाम है इनका हेमू, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, वो वहाँ पर शासन करते हैं। इस तरह से हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और विक्रमादित्य के नाम की उपाधि जो है वो धारण कर करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। अपने नाम के सिक्के जारी करेंगे और नवंबर 1556 में मुगल सेना उसे हरा देगी। दिल्ली पर लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो रहे हैं वो है अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ और औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी कट्टर जो है ये शासक रहे हैं और इनकी काफ़ी सारी बहुत सी जो विशेषताएं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के राजवंश और मुगल। आगे हम बात करें तो मुगलों का सर्वाधिक जो प्रतिरोध रहा है वो मेवाड़ के महाराणाओं ने किया था और उनमें भी जो प्रमुख थे वो थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रमुख है महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों का सर्वाधिक कड़ा विरोध किया था। उनके बारे में हम जान रहे हैं। इनका जो जन्म है, सबसे पहले हम जन्म की बात कर लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो 9 मई 1540 है और कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर इनका जो जन्म है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय, यानी अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1597। कई बार इनका जो जन्म है वो तिथि के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम में जो ये प्रश्न है वो इस तरह के बनते हैं। तो आप ये याद रखें कि इनका जो जन्म है, अगर तारीख के हिसाब से बात करें तो 9 मई 1540 है, लेकिन अगर हम तिथि की बात करते हैं तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय जो है या 3 जो है इनका जन्म है और कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है। और इनके जो पिता हैं महाराणा उदय सिंह है और इनकी जो माता है ये पाली के राजा हैं, पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की जो है पुत्री हैं जयंताबाई। और कहीं कहीं पर इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है जयवंताबाई। तो जो भी आपको नाम पता हो वो आप देख लें, नोट कर लें कि ये पाली के जो शासक हैं या पाली के जो अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री हैं जयंताबाई। और इस तरह से जयवंताबाई भी कहीं कहीं पर इनका नाम मिलता है। इनके पिता की बात करते हैं कि उदय सिंह जी की जब मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को, तो ये जो तारीख है इनकी पिता की मृत्यु की, ये भी आपको याद रखनी होगी, 28 फरवरी 1572। और इसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में इनका राज्यारोहण हो जाता है। और इस तरह से इनका जो राज्यारोहण है उसकी जो उम्र है वो अक्सर एग्जाम में जो है पूछी जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि 32 वर्ष की अवस्था में महाराणा जो प्रताप हैं इनका जो है राज्याभिषेक है वो हो रहा है। इस तरह से ये कीका के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कीका का जो अर्थ क्या होता है, यानी एक छोटा बालक, इस नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। एक छोटे बालक के नाम से यूँ कह लीजिए कि ये लोकप्रिय हैं महाराणा प्रताप। तो
इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो भी बनता है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप का जो है जन्म, जैसा कि मैंने बताया, तिथि के हिसाब से भी, तारीख के हिसाब से भी। इनके पिता उदय सिंह हैं और इनकी जो माता हैं वो पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री हैं। और इनके जो पिता हैं उदय सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को। देखिए, फरवरी का महीना दूसरा महीना है और 72 में भी आप देखेंगे तो 2 लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लें कि 28 फरवरी 1572 को इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब इनका राज्याभिषेक होता है तो वो भी 32 वर्ष की आयु में होता है। तो लास्ट में 2 ही है, ये आप याद रखें। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा कि इनके पिता की मृत्यु और इनका जो राज्याभिषेक है वो 32 वर्ष की आयु में, यानी 2 लास्ट में है, यहाँ पे भी 2 है। और इनकी जब पिता की मृत्यु होती तो जो वो महीना है फरवरी का वो भी दूसरा है। तो इस तरह से आप याद रखें। और इनका जो राज्याभिषेक कहाँ होता है तो वो है गोगुंदा। किस नाम से ये प्रसिद्ध हैं? कीका के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनका जब राज्याभिषेक हो जाता है तो इनका जो शासन है वो कांटों का मुकुट था, पर स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप ने इसे सहर्ष स्वीकार लिया। कुंभलगढ़ और गोगुंदा को इन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया और समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। जनमानस को स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए इन्होंने प्रेरित किया, जनजाति को संगठित किया और इन्हें अपनी सेना का अंग बना लिया। कुंभलगढ़ से लगे हुआ गोडवाड़ भूभाग और अरावली की जो घाटियां हैं उनमें इन्होंने सैनिक व्यवस्था कर दी। साथ ही साथ सिरोही और गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को भी इन्होंने संगठित किया। देखिए, अगर मैं आपको इसको मैप में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम मैप पर इसे देखते हैं। यहाँ महाराणा प्रताप की हम बात कर रहे हैं तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा को ये केंद्र बनाएंगे। कुंभलगढ़ यानी उदयपुर, और आप देख रहे हैं यहाँ मैप के अंदर, और मैं जूम कर देती हूँ, ये उदयपुर। और गोगुंदा को केंद्र बनाएंगे और समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेंगे। और कुंभलगढ़ से लगे वाला जो, यानी कि कुंभलगढ़ से जो है सटे वाले जो है गोडवाड़ भूभाग और जो अरावली की घाटियां हैं उनमें ये सैनिक व्यवस्था कर देंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं सिरोही, यानी यहाँ लास्ट आप देखेंगे सिरोही, और सिरोही से नीचे गुजरात है। तो सिरोही और गुजरात की लगी सीमा जो व्यवस्था है इसको भी यहाँ पर ये अपनी संगठित करेंगे। यहाँ पर अपनी जो व्यवस्था है सेना की उसको ये सुदृढ़ करेंगे। तो यहाँ पर आप मैप से देखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा कि ये कुंभलगढ़ जो उदयपुर है, उदयपुर और गोगुंदा का केंद्र बनाएंगे, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। और साथ ही साथ कुंभलगढ़ से लगा हुआ गोडवाड़ भूभाग और अरावली की जो घाटियाँ हैं और उसमें सैनिक व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ सिरोही है, नीचे अगर आप देखेंगे तो गुजरात टच करता है यहाँ पर। तो सिरोही और गुजरात की लगी सीमा व्यवस्था को ये संगठित कर लेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ में जो है गुहिल वंश के जो शासक हैं उनमें जैसे सबसे प्रसिद्ध है जैसे बप्पा रावल है, राणा हमीर, मोकल है, महाराणा कुंभाबी है, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा विक्रमादित्य। तो मेवाड़ से 1567 और 68 में भी संघर्ष हुआ था अकबर के साथ में। और अब मैं बात बताती हूँ प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, जो मेवाड़ में शासक थे। उस समय भी अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अक्टूबर 1567 में। उस समय उदय सिंह जी ने क्या करा कि किले की रक्षा का जब बाहर जो था वो जयमल और फत्ता पर सौंप दिया, उनको दे दिया, और स्वयं जो थे वो उदयपुर में यानी गिरवा की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ चले गए। अकबर उनको ढूंढने के लिए एक उनका जो मंत्री होता है हुसैन कुली खान, उनको ढूंढने के लिए भेजता है कि भाई उदय सिंह को वो ढूंढे। लेकिन वो ऐसा वो तो ढूंढने चला जाता है, लेकिन जो जयमल है वो अकबर की एक बंदूक है उससे घायल हो जाता है। उस बंदूक का नाम है संग्राम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो जयमल है वो अकबर की संग्राम नामक जो बंदूक है उससे वो घायल हो जाता है। और इस तरह से 24 फरवरी को 1568 को राजपूतों ने मुगलों से युद्ध किया। यानी यह युद्ध जो था वो अभी प्रताप के समय भी नहीं है, उससे पहले भी ये युद्ध हो चुका है। तब आपने कई बार पढ़ा होगा कि जयमल ने कल्ला राठौड़, जो राजस्थान के हैं कल्ला राठौड़, उनके कंधों पर बैठ करके वे युद्ध करते हैं। और 25 फरवरी 1568 को अकबर का किले पर अधिकार हो जाता है
उस समय अकबर क्या करता है कि 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवा देता है और गाजी की उपाधि भी धारण करता है। तो आज तक 30,000 व्यक्तियों के कत्लेआम के लिए जो अकबर है वो कलंकित है, और इस तरह से इस युद्ध के बाद में ही अकबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये थोड़ी सी बात जो थी मैंने महाराणा उदय सिंह के बारे में बताई कि इस तरह से अकबर जो था वो बार बार जो है चित्तौड़ पर और मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था, जबकि मेवाड़ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्होंने कभी भी इन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आगे हम बात करते हैं कि 1572 से 76 यानी 4 साल के मध्य अकबर ने प्रताप से समझौते का प्रयास करेंगे, क्योंकि अकबर जो है वो मेवाड़ को भी अपने अधीन लेना चाहता है, और इसके लिए वो एक शिष्टमंडल भेजेगा जिसमें 4 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल है, वो समझाने के लिए उसे जाएंगे बारी बारी से, जिसमें सबसे पहले जलाल खान, उसके बाद में मानसिंह है, उसके बाद में भगवान दास, और उसके बाद में जाते हैं टोडरमल। तो इस तरह से आप ये जो एग्ज़ाम में है ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। आप अगर नोटेड करें तो आराम से इसके 3-4 स्टार ज़रूर लगा के रखें कि 1572 से लेकर के 76 तक यानी 4 साल तक, यानी 4 साल के इन मध्य में 4 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें अकबर जो है वो प्रताप से समझौता करना चाहता है, समझौते का वो प्रयास करेगा, और इसके लिए वो 4 व्यक्तियों को बारी बारी से उनके प्रताप के पास भेजता है। और कौन कौन से व्यक्ति हैं, जैसे जलाल खान गए थे, उसके बाद में मान सिंह है, भगवान दास हैं, टोडरमल है, ये गए थे। अब एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि साहब बारी बारी से जाने वाले व्यक्तियों का जो क्रम है वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक जो है काम में ली है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर ट्रिक है कि जला मान भाग टोडर, यानी कि जला मान भाग टोडर, यानी जला से क्या बनेगा, जलाल खान बनता है, मान से बनता है मान सिंह, भाग से भगवान दास, और टोडर से बनता है टोडरमल। तो ये जो प्रश्न है वो अक्सर इससे संबंधित जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप भी इस बात को जानते होंगे, आपने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें ये जो प्रश्न है वो आता है, बार बार आता है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ तारीख जो है वो याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 72 से लेकर के 76 के मध्य यानी 4 साल का जो समय है उसमें अकबर प्रताप को से समझौता करना चाह रहा है, क्योंकि वो उन्हें जीत नहीं पा रहा है, परेशान हो गया है। तो इस तरह से उससे समझौता करने के लिए 4 व्यक्तियों को वो बारी बारी भेजेगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक आपको बता दी, और साथ ही साथ इनके जो नाम हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है और आपको लगता है कि हाँ इससे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में अक्सर जो बन रहे हैं, पूछे जाते हैं, आप अच्छी तरह से बेहतर जानते होंगे इस बात को, तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पॉपुलर युद्ध है जो 18 जून 1576 को लड़ा गया। जून का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना है, और इस जून के महीने में ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया है। प्रताप जो है वो मुख्य पहाड़ी नाकों यानी पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश के लिए जो सकड़े मार्ग होते हैं उन नाकों पर, सामरिक महत्व के स्थानों पर, यानी जो जो उनको लगता है कि ये बहुत महत्व है उन पर अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। सभी वर्गों का उनको सहयोग मिलता है। जनता युद्ध के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने उन्हें बिल्कुल तैयार कर दिया है। और इस तरह से अकबर जो है वो मानसिंह को प्रधान सेना नायक बनाएंगे और प्रताप के विरुद्ध भेजेंगे। 5,000 सैनिक उसके साथ है, यानी कि अकबर मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए मानसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेज रहे हैं। 5,000 सैनिक जो हैं वो मानसिंह के साथ हैं, और इनमें मीर बख्शी है, आसफ खां, बख्शी गाफी खां है, शाह गाफी खां, मुजाहिद खां, राजा जगन्नाथ जो कछवा हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं, वो इनके साथ जो है आए हैं। और मानसिंह जो है अब रवाना हो गया है अजमेर, और अजमेर से वो मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा होते हुए खमनोर पहुंचेगा। तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप भी अपने सरदारों के साथ गोगुंदा पहुंचते हैं। हम इसे मैप में भी देख लेंगे, और मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ ताकि आपको जो ये युद्ध है वो आसानी से याद हो जाए। देखिए मानसिंह रवाना हो रहा है अजमेर।
आप इस तीर के निशान को देख रहे हो रेड कलर में जो मैंने लगाए हैं, अजमेर है। और अजमेर से और ये मांडलगढ़ होते हुए पहुंचेंगे खमनोर। यानी कि अजमेर से नीचे अगर आप देखेंगे भीलवाड़ा के अंदर आता है मांडलगढ़। यहाँ पर पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप देखें थोड़ी सी इसमें थोड़ी दूरी है। तो यहाँ से अजमेर से होते हुए जो मानसिंह है वो मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा आएंगे और यहाँ से होते हुए खमनोर पहुँच देंगे। इसी तरह से जो महाराणा प्रताप है अपने सरदारों के साथ में गोगुंदा पहुँचेंगे। ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा व्यक्ति जो है कहाँ से चल करके किधर पहुँच रहा है। यहाँ पर 18 जून 1576 को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू होता है। कहीं कहीं पर इनकी जो तारीख है उसको लेकर थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, कहीं कहीं पर 21 जून भी है, लेकिन 18 जून जो है 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में ये युद्ध शुरू होता है। जून का महीना है, बहुत भीषण गर्मी का समय है इस वक्त, और महाराणा प्रताप युद्ध की शुरुआत करेंगे। और इनके साथ में है रावत किशनदास जी हैं, भीम सिंह डोंडिया है, रामदास मेड़तिया है, राम शाह तंवर झालामान है, मान सिंह सोनगरा है, झालाबीदा जो हैं वो इन महाराणा प्रताप के साथ में हैं। अगर प्रताप के जो है चंदावल दस्ते की मैं बात करूं, चंदावल का मतलब होता है सेना का जो पीछे वाला जो भाग होता है उसके बाद में, यानी जो प्रताप की जब सेना जा रही है तो उसके पीछे के दस्ते में कौन कौन है, जैसे पुरोहित गोपीनाथ है, जयमल मेड़ता है और चारण भी हैं। अब हम बात करें मध्य भाग में बाईं ओर तो भामाशाह है, अन्य सैनिक भी हैं। चंदावल में घाटी के मुहाने पर, यानी कि जो सेना का जो पीछे वाला भाग है वो घाटी के मुहाने पर, यानी छोटे छोटे से जो मार्ग होते हैं अंदर जाने के घाटियों में, उसके मुहाने पर राणा पुंजा के नेतृत्व में भील जो है वो तीर और कमान के साथ मौजूद हैं। यानी पूरी की पूरी जो रणनीति है उसके साथ ये सब तैयार हैं। हरावल दस्ते की अगर हम बात करें, हरावल का मतलब ये हो गया कि सेना का जो आगे का भाग है उसमें चूड़ावतों के साथ में अग्रिम पंक्ति में है हाकिम खां सूर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, कहाँ कहाँ पर खड़े हुए हैं और हरावल का क्या मतलब है, इसी तरह से चंदावल का क्या मतलब है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो पूरी की पूरी जो रणनीति के साथ में महाराणा प्रताप बिल्कुल तैयार हैं इस युद्ध के लिए। और इसमें अग्रिम पंक्ति में है हाकिम खां सूर, जैसा कि आप देख रहे हैं। महाराणा प्रताप की सेना का अग्रिम भाग का जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं हाकिम खां सूर। और मुगल सेना की ओर अगर हम बात करें तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं जगन्नाथ कछवाहा। मुगल सेना पर सबसे पहला जो आक्रमण करेंगे वो हाकिम खां सूर करेंगे, और जिससे कि मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई, बिखर गई। अगली जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नरेट कर रहे हैं तो 4-5 स्टार ज़रूर लगा कर रखें कि जो मुगल इतिहासकार है बदायूनी, जो स्वयं यानी कि खुद जो है मुगल सेना की ओर से लड़ रहा है, इस युद्ध का वर्णन जो है वो अपने ग्रंथ में करते हैं मुंतखब उत तवारीख। देखिए मुंतखब है, ये इसमें लास्ट में ब और लगा लेना। मुंतखब उत तवारीख ये जो ग्रंथ है वो बदायूनी का है। बदायूनी कौन है? मुगल इतिहासकार है। और इस ग्रंथ में वो इस हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन है वो लिखेंगे। बदायूनी ने अपना आंखों देखा हाल लिखा और वो ये कह रहे हैं कि इस समय हमारी सेना की पूरी तरह से हार हुई है। यानी कि इनकी जो सेना है वो पूरी तरह से हार गई है, तितर बितर हो गई है और काफ़ी दूर तक, मीलों तक वो भाग गई। उन्होंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मुगल इतिहासकार कौन है, उनका कौन सा ग्रंथ है और किस ग्रंथ में उन्होंने किस युद्ध का आंखों देखा जो वर्णन है वो किया है। आगे हम बात करें, जरूर आप स्टार लगा करके रखें इस बात को ताकि आपको ये याद रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रताप जो है वो घोड़े को छलांग लगवाकर हाथी पर सवार है मानसिंह, उस पर भाले से वार करते हैं। हाथी मानसिंह को लेकर के जो है भागा, लेकिन चेतक का जो पिछला पैर है वो सूंड में लगी हुई तलवार से जख्मी हो गया है। यानी कि प्रताप ने जो है का जो घोड़ा है चेतक, उसको छलांग लगवाई और हाथी पर जो सवार है मानसिंह उस पर भाले से वार करते हैं। और जो है हाथी मानसिंह को लेकर के भाग रहा है, लेकिन चेतक का जो पिछला पैर है वो भी सूंड में लगी हुई जो तलवार थी उससे वो जख्मी हो गया है।
अब यहाँ पर देखें तो प्रताप का जीवन जो है संकट में घिरा हुआ देख करके झालामान ने प्रताप के छत्र और चंवर ले लिए और स्वयं प्रताप बन करके युद्ध करने लगा, ताकि सेना में जो हड़बड़ी है वो ना मचे। और घायल जो चेतक है वह प्रताप को लेकर के बलीचा गांव है वहां तक आया है और यहीं पर उसका देहांत हो गया है। ये आप इम्पोर्टेंट जो है बात है कि जो घायल चेतक है यानी वो घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए इसके जो स्वाभिमानी जो भक्त है चेतक, वो अपने मालिक को लेकर के वो घायल अवस्था में भी लेकर के बलीचा गांव तक आया है और फिर वहां पर आकर के उसने अपना दम तोड़ दिया है और वहीं पर उसका देहांत हो गया है। प्रताप ने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया और मुगल सेना में उपस्थित जो पठान था बहलोल खां, उस पर ऐसा एक वार किया कि खान क्या जो था जिराह बख्तर सहित उसके घोड़े के 2 फाड़ हो गए। बहुत ही अच्छा जो प्रश्न है, मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी इसका, कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रताप ने ऐसे कौन सा मुगल सेना का जो था सेना नायक है या पठान कह लीजिए कि जिसके ऊपर एक ही वार किया और वो घोड़े पर बैठा हुआ था और उसके 2 फाड़ करती है, तो वो था बहलोल खान। तो आप नोटेड करके ज़रूर रखें। और बहलोल खान था जिस पर जो है प्रताप ने एक शक्तिशाली वार किया पूरी जोर लगा करके, और वो जो घोड़े पर सवार था तो उसकी 2 फाड़ कर दी, यानी बहलोल खां की भी कर दी और साथ ही साथ उसके घोड़े की भी 2 फाड़ एक ही वार से कर दी। तो आप सोचिए प्रताप जैसे शक्तिशाली जिस धरती का शासक हो उसका क्या कहना। तो इस तरह से आप याद रखें, इस बात को भी याद रखें। साथ ही साथ मैंने बताया इतिहासकार है जो मुगल सेना की ओर से लड़ रहा है, उसके बारे में भी आप जो है याद रखें। देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं बड़ी आकर्षक और बड़ी जो फोटो है ये है महाराणा प्रताप की। बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे हैं अपने समय के, और ऐसा कहा जाता है कि 25 किलो का तो भाला ही होता था इनका अकेला, जिसे लिए लेकर के चलते थे। साथ ही साथ इनके बख्तरबंद हुआ करते थे, टोपी हुआ करती थी, जूते हुआ करते थे। तो बहुत सारा जो वजन था वो इनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनका था, तलवारें इनके पास थी। आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप जैसा शक्तिशाली जो शासक है वो स्वयं अपने आप में उनकी जो छवि है वो कैसी रही होगी और कितने शक्तिशाली बलशाली वो रहे हैं कि जिन्होंने जो मुगल था पठान मुगल सेना में जो एक मंत्री था बहलोल खान, उसका एक ही वार से 2 टुकड़े कर दिए। वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्दी के रंग जैसी है। आप सभी जानते हैं हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, और हल्दी घाटी में जो हल्दी की तरह की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सेम हल्दी की तरह ही लगती है। तो इस तरह की जो ये मिट्टी है वहाँ पर है। और ये जो इमेज आप देख रहे हो, अगर मैं इसे और जूम कर दूं तो ये वो शख्स है बहलोल खान, जिसका कि एक ही वार से प्रताप ने 2 फाड़ कर दी थी। घोड़े पर बैठा हुआ था और घोड़े समेत ही इसकी जो 2 फाड़ थी वो महाराणा प्रताप ने कर दी थी। तो इसे आप याद रखें। ये चित्र मैंने इसीलिए आपके लिए दिखाने के लिए लिया है ताकि आपको ये याद रहे, इसका नाम याद रहे। साथ ही साथ प्रताप की जो शक्ति है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने एक ही तलवार के वार से इस बहलोल खां की 2 फाड़ कर दी थी घोड़े समेत। प्रताप ने अपने घोड़े को, जो घोड़े का नाम है चेतक, उससे छलांग लगाते हैं। हाथी पर सवार मान सिंह है, उसको भाले के वार से घायल करते हैं और उसका जो हाथी है मान सिंह का उसे लेकर के भागता है, लेकिन चेतक यहाँ पर घायल हो जाता है, तलवार से जख्मी हो जाता है। तो देखिए कुछ पंक्ति है जो मैं आपको पढ़ा कर बताना चाहती हूँ प्रताप के बारे में कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी झटपट उस पार लगाने को। देखिए बहुत अच्छी जो पंक्ति है इनके बारे में लिखी गई है। अलग अलग जितने भी लेखक हुए हैं उन्होंने इनकी शौर्यता, वीरता, साहस के बारे में लिखा है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। कुछ पंक्तियाँ जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाई है। तो इस तरह से राणा जो प्रताप है उनकी जो वीरता है
उनका जो शौर्य है, उनकी गाथाओं को इन कुछ पंक्तियों में लेखकों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पिरोने की कोशिश की है। और जितना भी बखान किया जाए उनके राणा प्रताप के बारे में, उनके स्वामी भक्त जो घोड़ा है चेतक, उसके बारे में, तो बहुत कम है। इनकी शौर्य और वीरता की जो गाथा है, जितना हम गुणगान करें उतना ही कम है। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस किस व्यक्ति ने क्या क्या नाम दिया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्वामी भक्त उनके घोड़े का नाम की बात हो, चाहे से हल्दी घाटी के युद्ध को कौन कौन से लेखकों ने क्या क्या नाम दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अलग तरीका है, डायग्राम के द्वारा मैं बता रही हूँ ताकि ये याद रहे। और आप ज़्यादा जानते हैं कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित, इससे विषय से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे भी जाते हैं, और अक्सर कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं और हम प्रश्नों को गलत भी कराते हैं। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध है जिसे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम से जाना है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कर्नल जेम्स टॉड की, आप सभी जानते हैं, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इसी तरह से अबुल फजल, इन्होंने हल्दी घाटी को नाम दिया खमनोर का युद्ध। और इसी तरह से बदायूनी, जो मुगल इतिहासकार हैं जिनके बारे में और जिनकी किताब के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। देखिए, जैसे कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपल्ली, यानी इन्होंने इसे क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली का है, ये आप याद रखें। इसी तरह से खमनोर का युद्ध, यानी अबुल फजल ने ऐसा कहा है, यानी जल जो है वो खम हो गया, यानी खत्म हो गया, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। इसी तरह से बदायूनी, इन्होंने क्या कहा, गोगुंदा, यानी बदायूनी गो हो गया, यानी गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसी तरह से कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। देखिए, डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है ताकि ये आपको हमेशा के लिए ये याद रहे, क्योंकि प्रश्न जो है वो पूछेंगे कहाँ से, कौन सा युद्ध है, किस किस के ये बीच हुआ है, किस किस इतिहासकार ने इसके बारे में क्या क्या नाम जो दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है इतिहास में, इस वजह से इसके जो नाम हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ किस व्यक्ति के द्वारा इसे क्या क्या नाम दिए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये मेरी समझाई हुई बात पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका जो फ़ायदा है वो आपके और भी जो भाई बहन हैं उन तक पहुँचे। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि मुगल सेना में हड़कंप मच गया क्या देख करके, जब महाराणा प्रताप ने बहलोल खां की 2 फाड़ कर दी थी, घोड़े के समय थी, तब मुगल सेना में क्या हुआ, हड़कंप मच गया। और इस समय प्रताप ने युद्ध को मैदान के बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ की जो आदिवासी जो जनता थी उनको मैदान के बजाय पहाड़ों में ज़्यादा मज़ा था लड़ने में, क्योंकि वो छुप करके वार करने के लिए बैठे हुए थे, और उनके लिए वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ना, उन्हें ढूंढना बहुत कठिन काम था। तो इस वजह से प्रताप ने सोचा कि जो हम मैदान के बजाय अगर इन्हें पहाड़ों की ओर यानी घाटियों की ओर मोड़ दें, इनको लड़ने के लिए विवश कर दें, तो ये हमसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इस तरह से मुगल सेना को रोकने का जो दायित्व था वो झालामान को सौंपा गया, और मुगल सेना का जो मनोबल था वो इतना टूटा कि प्रताप की सेना का पीछा करने का उसमें साहस नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि 1585 से लेकर के और 97, यानी 12 वर्षों का ये समय रहा है, प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया। मैं आपको एक बार और मैप दिखा देती हूँ कि चित्तौड़ और मांडलगढ़ जो है वो कहाँ कहाँ आते हैं और कहाँ कहाँ पर फिर से इन्होंने अधिकार करा, किन दो जो शेष रहे हैं प्रताप से, वो कौन कौन से थे जिन पर ये अधिकार नहीं कर पाए थे, उनके बारे में। तो यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर आप देखें चित्तौड़, मैंने राइट जो निशान लगाया है तीरे का, ये चित्तौड़ है, और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं भीलवाड़ा, यहाँ पर आता है मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर आता है। तो 1585 से और 97, इन 12 वर्षों के बीच में प्रताप ने इन दो को छोड़ करके
इन दोनों को छोड़ दिया और शेष राज्यों पर पुनः इन्होंने अधिकार कर लिया था। यानी जो जो इनके अधिकार क्षेत्र में आ रहे थे वो उन पर वापस अधिकार किया। जिन पर मुगलों ने अधिकार कर लिए थे उनसे इन्होंने वापस छीन लिए, और वे राज्य भी इन्होंने छीन लिए जो इनके पिता उदय सिंह से अकबर ने छीने थे। उन्होंने फिर से उन सभी पर अधिकार कर लिया। और ये दो जगह आप याद रखें, चित्तौड़ और मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा के अंदर आता है, इनको छोड़ दें तो शेष जो राज्य थे जिन पर कि प्रताप ने पुनः जो है अधिकार कर लिया था। अब लोगों को दृढ़ विश्वास हो गया कि जब उन्होंने मुगलों को युद्ध में हरा दिया, उनका जो भ्रम था वो टूट गया। और इस तरह से भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब मुगल सेना को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। मानसिंह 3 महीने तक गोगुंदा में रहा, प्रताप को पकड़ने के लिए वो पकड़ नहीं सका। शाही सेना जो थी वापस लौट जाती है, प्रताप भी कुंभलगढ़ जो है लौट आते हैं। और गोगुंदा खाली करके जब ये लोग अकबर के दरबार में चले जाते हैं तो इस युद्ध से जो है अकबर जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। मानसिंह और आसफ खां, ये 2 व्यक्ति थे, उनको अपने दरबार में उपस्थिति होने पर भी वो रोक लगा देते हैं। यानी इतने ज़्यादा मानसिंह से अकबर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और इस तरह से वो अपने दरबार में भी उससे उपस्थित होने के लिए मना ही कर देते हैं। इससे प्रताप का मनोबल तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जनता का जो विश्वास था कि सब जो मुगल हैं या जो विदेशी हैं वो अगर आक्रमण करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जीतेंगे और हमारे ऊपर जो है अधिकार करके हमारे को जो है वो बना कर रखें। तो उनको ये विश्वास हो गया कि हम उन्हें हरा भी सकते हैं। हल्दी घाटी के बाद में यानी 5 वर्षों तक जो प्रताप है वो छापामार युद्ध से मुगलों को छकाते रहे। छापामार का मतलब ये हो गया कि अचानक आक्रमण करेंगे और भाग जाएंगे। ये भी एक युद्ध की एक विधा होती है। और इससे पहले शिवाजी जो थे, महाराज शिवाजी महाराज, उन्होंने भी इसी जो युद्ध प्रणाली थी उसको अपनाया था। और प्रताप ने भी इसी जो छापामार युद्ध प्रणाली है उसको अपनाया था। और इस तरह से उन्होंने मुगलों को हर तरीके से परेशान करके रख दिया था। उसके बाद में देखिए अकबर जो है वो शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजेंगे 3 बार। यानी शाहबाज खां 3 बार आक्रमण करेंगे प्रताप को पर आक्रमण करेंगे उन्हें जीतने के लिए, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे और असफल हो जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकबर जो है वो प्रताप के विरुद्ध भेजते हैं किस व्यक्ति को, शाहबाज खां को। और ये कितनी बार आक्रमण करेगा? 3 बार आक्रमण करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे स्टार बना करके ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे अकबर जो है वो प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजेंगे। तो वो है शाहबाज खां। किन किन समय में ये जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कि शाहबाज खां जो है वो 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए आएगा। अलग अलग समय पर आता है। सबसे पहले कुंभलगढ़ का युद्ध इन दोनों के बीच में होगा 3 अप्रैल 1578 को। पहली बार जब ये आक्रमण करेगा तो ये अप्रैल में आएंगे, 1578, 1578, 1578। यानी कि समय जो है वो 1578 का है, लेकिन जो तारीखें हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले ये अप्रैल के महीने में आएंगे यानी 3 अप्रैल, यानी कि अप्रैल में आएंगे। उसके बाद में मई 1578 दूसरी बार जब ये आक्रमण करेगा शाहबाज खां प्रताप पर तब। और तीसरी बार आता है 15 दिसंबर को 1578 को। यानी जो सन है वो बिल्कुल 1578 है, लेकिन जो तारीखें हैं और जो महीने हैं उनको आपको याद करना होगा। तो 3 अप्रैल 1578 जब कुंभलगढ़ का युद्ध होगा पहली बार, और दूसरी बार मई में, और तीसरी बार 15 दिसंबर को। तो इस तरह से शाहबाज जो है वो 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करेगा, लेकिन वो उन्हें न तो जीत पाएगा और न हरा पाएगा, न बंदी बना पाएगा। इम्पोर्टेंट है, इस तीनों को मैंने डायग्राम से इसीलिए बताया ताकि ये आसानी से ये याद रहे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप अब आक्रामक नीति अपनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने पहला जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं दिबेर के युद्ध में, जो अक्टूबर 1582 में ये होता है। राजसमंद में है ये। अक्टूबर 1582 में प्रताप अपने सैनिकों के सहित मुगलों का प्रमुख जो थाना है दिबेर, उसको घेर लेंगे। अब जब वहाँ का जो सेना नायक है, मुगल सेना नायक है सुल्तान खां को इस घेरे की जब बात पता चलती है कि सब जो प्रताप है उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, इसको घेर लिया है, तो वो अपने आसपास के जितने भी थाने होंगे उन सब थानेदारों को वो बुलाएगा
और दिबेर खाने थाने के पास ही दोनों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने होंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक तरफ तो है मुगल सेना की ओर से सुल्तान खां, और दूसरी ओर से प्रताप के साथ और कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो महाराणा प्रताप है, उनके पुत्र हैं अमर सिंह, भामाशाह, ये एक तरफ है। युद्ध होता है, प्रताप की इसमें भी निर्णायक जीत हो जाती है। कुंभलगढ़ के सहित आसपास के सभी जो मुगल थानों पर प्रताप का जो है अधिकार हो जाता है। 2 वर्षों तक अकबर जो है वो मेवाड़ में सैनिक अभियान जारी रखेगा, लेकिन हर बार उसे सफलता नहीं मिलेगी, असफलता ही हाथ लगती है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, जो बात है वो ये है कि 1584 और 85 के बाद अकबर के द्वारा कोई भी जो अभियान है वो प्रताप के विरुद्ध नहीं किया गया है। आप इस बात को नोट करके रखें, स्टार लगा लें कि 1584-85 के बाद में अकबर कोई भी अभियान जो है वो प्रताप के विरुद्ध नहीं किया है, नहीं करते हैं। और उस 84-85 के बाद की बात हम करें, जब दिबेर का जब युद्ध होता है अक्टूबर 1582, उसके बाद की हम बात करते हैं तो 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाएंगे, नई राजधानी बनाएंगे, जो 28 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रहेगी। कौन सी? चावंड। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि जब दिबेर का युद्ध होता है अक्टूबर 1582 को, उसके 3 साल बाद 85 में, यानी 1585 में महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाएंगे। और ये जो चावंड राजधानी है वो मेवाड़ की राजधानी रहेगी 28 सालों तक। तो इस बात को आप ज़रूर नोट करके रखें, आराम से 4 या 5 स्टार लगा कर रखें, क्योंकि इससे जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और अक्सर आते हैं। ये आप बेहतर जानते हैं कि जो प्रश्न है वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, किससे संबंधित बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इसको राजधानी बनाएंगे, कब बनाएंगे, कितने सालों तक ये राजधानी रहेगी, कौन सी राजधानी अपनी नई बना रहे हैं, उसके बारे में। आगे हम बात करें जनवरी 1597 में, 57 वर्ष की अवस्था में चावंड में ही स्वाधीनता के इस महान पुजारी ने अंतिम सांस ली, यानी महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है ये जरूर आप याद रखें, कौन सी अवस्था में होती है ये भी आपको याद रखना है, कितने वर्ष की उनकी उम्र रही है वो। तो 19 जनवरी 1597 इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें, जनवरी का महीना है, तारीख है 19 और 1597, और इनकी जो उम्र रही है उस वक्त वो रही है 57 वर्ष। और इस तरह से कहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई है तो वो है चावंड, जिसको ये अपनी राजधानी बनाएंगे, वहीं पर इनकी जो है अंतिम यात्रा होती है, वहीं पर इनका जो देहांत है वो होता है। इसी तरह से महाराणा उदय सिंह, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको याद रखना है 28 फरवरी 1572। क्यों याद रखना है 1572? 72 में लास्ट में 2 है। 32 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, दूसरा महीना है जब इनके पिता की मृत्यु होती है। और 1572 याद इसलिए रखना है कि लास्ट में 2 है। 32 इसलिए याद रखना है कि 32 वर्ष की आयु में ही, क्योंकि लास्ट में 32 में भी 2 लास्ट में है, 3-2। तो महाराणा प्रताप की 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा के अंदर ही इनका जो है राज्यारोहण होता है, तो ये याद रखना है। जबकि जनवरी का महीना है और 1597 और 57 वर्ष की अवस्था है, राजधानी इनकी जो चावंड थी वहीं पर इन्होंने अंतिम सांस ली है। चावंड के निकट है वाडोली, एक गांव है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की जो है समाधि वो बनी हुई है। चावंड में महाराणा प्रताप के महल हैं और भामाशाह के जो हवेली है उनके जो खंडर है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से महाराणा प्रताप के काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसमें 5 स्टार लगा करके रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के काल में ही चावंड चित्रकला शैली का जो है वो विकास हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आप इसमें 4-5 जो स्टार है वो लगा करके आप रखें। तो याद रखें कि चावंड चित्रकला शैली का जो विकास है वो किसके काल में हुआ है, तो महाराणा प्रताप के काल में हुआ है। महाराणा प्रताप के जो महल है वो कहाँ पर है? चावंड में है। इसी तरह से इनकी जो समाधि है
वो चावंड के निकट ही एक गांव है वाडोली, वहाँ पर इनकी समाधि है। साथ ही साथ इनकी 57 वर्ष की अवस्था में 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? चावंड में। बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी भी फैक्ट जो निकाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनसे कि जो प्रश्न है वो आते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे पुराने जो पेपर हैं उनमें आप देखिए तो बार बार जो ये क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। संस्कारिक जीवन की चाह सबको होती है और इसके लिए प्रताप ने इसी उद्देश्य से व्यवहार आदर्श जैसा जो ग्रंथ है वो लिखवाया था। व्यवहार आदर्श जो ग्रंथ है वो किसने लिखवाया? प्रताप ने लिखवाया था। और संस्कारिक जीवन कैसा हो उसके बारे में उन्होंने जानकारी देने के लिए ही इस ग्रंथ को जो है लिखवाया था। इसी तरह से जो प्रताप है वो विद्वानों और दूरदर्शी लोगों को संरक्षण भी दिया है, और इन्हीं में से एक संस्कृत के विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र, उनमें प्रमुख हैं। इसी तरह से इन्हीं के संरक्षण में एक लिखी गई जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो है राज्याभिषेक पद्धति। भारतीय शासकों के लिए आदर्श है। गुजरात और मेवाड़ के शासकों ने सहित साथ ही साथ जो मराठा के शासक हैं उन्होंने भी अपने राज्याभिषेक में इस पद्धति से करवाया। यानी राज्याभिषेक पद्धति इनके संरक्षण में लिखी गई एक बुक थी, किताब थी, जो इन्होंने लिखवाया था जिसे। और इस राज्याभिषेक पद्धति यानी राज्याभिषेक करने की क्या पद्धति होती है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में जो जानकारी है वो इन्होंने इसमें दी है। साथ ही साथ गुजरात, मेवाड़, मराठा शासकों ने भी इस राज्याभिषेक वाली जो पद्धति थी उसको अपनाया। बात करते हैं संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला, इन सबको संरक्षण दिया महाराणा प्रताप ने। और इसी तरह से एक चित्रकार है इनके दरबार में, वो है जिनका जो नाम है वो है निसारुद्दीन। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार जो चित्रकार है, मूर्तिकार है, और किसको संरक्षण दिया था, कोई अगर कोई संस्कृत कोई विद्वान पंडित है जिन्हें प्रताप ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे चक्रपाणि मिश्र हैं, ये संस्कृत के विद्वान हैं, प्रताप ने इन्हें संरक्षण दिया था। इसी तरह से राज्याभिषेक पद्धति नामक जो बुक है वो लिखवाई इनके संरक्षण में ये लिखी गई थी। और साथ ही साथ संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला को संरक्षण दिया है। और इन्हीं के दरबार में एक चित्रकार हुए हैं, उनका नाम है निसारुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, इनका जो नाम है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आप स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं कौन सा चित्रकार किसके दरबार में है। आप सभी जानते हैं, एग्जाम अगर आप देते रहते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की कि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। इस जो चित्रकार है निसारुद्दीन, इन्होंने 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवा करके चावंड चित्र शैली को जन्म दिया था। और यह कला जो है भारतीय चित्रकला की निधि है। देखिए मैं इसका एक चित्र है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चावंड रागमाला का जो चित्र है वो है। इसी तरह से यहाँ महाराणा प्रताप के संरक्षण में चित्रकला का भी विकास हुआ था। और इनके एक प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं वो है निसारुद्दीन। उन्होंने 6 राग और 36 रागनियों का ध्यान चित्र बनाया था। चावंड शैली को इन्होंने नया जन्म जो है वो दिया है, जो भारतीय चित्रकला की निधि है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो ये उसी से संबंधित है, रागमाला से संबंधित ये जो चित्र है वो आप देखें। इस तरह के जो चित्र थे उस समय इनके जो चित्रकार हैं उनके द्वारा ये जो चित्र है वो बनाया गया था। इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चावंड चित्रकला शैली का जो विकास है वो महाराणा प्रताप के काल में हुआ है। तो ये आप याद रखें, इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो बनता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़। किनके ये पुत्र हैं, कहाँ के शासक के ये पुत्र रहे हैं, इनका जन्म और उनको कैसे अमर सिंह जो राठौड़ हैं वो राजस्थान के राजवंशों के प्रमुख सिरमौर रहे हैं, और किस तरह से इनका जो मुगलों से संबंध था और किस तरह से ये इसके विरोधी हो गए उसके बारे में। अमर सिंह राठौड़, इनका जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1613 को होता है। देखिए बहुत ही सीधा इनका जो जन्म है वो है 12/12/1613।
तो आसानी से ये याद रह जाएगा। 12/12/1613 का जो जन्म है वो अमर सिंह राठौड़ का है और ये जोधपुर के जो शासक हैं गज सिंह, उनके ये ज्येष्ठ पुत्र हैं। 1621 में जहांगीर ने गज सिंह को, यानी इनके जो पिता हैं, उनको दल थम्बन की उपाधि दी थी और इनकी प्रेमिका थी एक गज सिंह जी की अनारा बेगम। इन्हीं के कहने पर इन्होंने इनके जो छोटे पुत्र थे जसवंत सिंह जी, उनको अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और जिससे कि ये नाराज हो गए कौन, अमर सिंह राठौड़, और ये शाहजहाँ के पास चले जाते हैं। शाहजहाँ उन्हें नागौर का परगना देंगे। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान में शौर्य, स्वाभिमान, त्याग का प्रतीक है। उनकी शिक्षा जो है वो उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में ही होती है, लेकिन उनकी जो प्रेमिका है अनारा बेगम, उनके कहने पर जो है जसवंत सिंह जी को वो है अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे महाराजा गज सिंह। और इस तरह से वो जो है वो शाहजहाँ के साथ या शाहजहाँ के संरक्षण में चले जाते हैं। अमर सिंह, जिन्होंने मुगल सेना के जो शासक है शाहजहाँ, उसके दरबार में जाकर के उनको चुनौती दी थी। गज सिंह के कनिष्ठ पुत्र यानी जो छोटे पुत्र हैं जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना देते हैं और साथ ही साथ जो मुगल शासक है शाहजहाँ, उनको मारवाड़ के शासक की जो मान्यता है वो दे देंगे। साथ ही साथ अमर सिंह राठौड़ को शाहजहाँ राव की पदवी देंगे, उच्च मनसब देंगे, नागौर का जो परगना है वो भी देंगे। और इसके संरक्षण में यानी शाहजहाँ के समय में अमर सिंह को जो है जुझार सिंह बुंदेला है, ईरान के शाह सफ़ी और राजा जगत सिंह शाह भोंसले के विरुद्ध, और साथ ही साथ गंधार जो अभियान है उसके अभियानों में ये इनको भेजेंगे। और साथ ही ये जो अमर सिंह राठौड़ हैं वो बिल्कुल अपना जो सफल नेतृत्व है वो करेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। और इस बात से शाहजहाँ जो है वो काफ़ी इनसे खुश है और इस तरह से जो शाहजहाँ है इन्हें राव की पदवी देगा, उच्च मनसब भी दे देंगे, साथ ही साथ नागौर का परगना भी देंगे। स्वामी भक्त हैं अमर सिंह राठौड़ और इस तरह से ये इनके संरक्षण में रहेंगे। मुगल कोष में जमा कराया जाने वाला कर को भी देने से इनकार कर दिया अमर सिंह जी ने। विरोधी मनसबदारों में अगर हम बात करें तो वो है सलावत खां, जो अमर सिंह के विरोधी था और इस सलावत खां का बादशाह पर बहुत प्रभाव था। एक बार सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को कटु वचन कहे, जिससे कि उनका जो स्वाभिमान था वो जाग उठा और वह आंखों में उनके जो है आंखें लाल हो गई और काफ़ी क्रोध करते हुए बादशाह की ओर बढ़े। तो सलावत खान ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसलिए अमर सिंह ने उस सलावत खां को मौत के घाट उतार दिया और बादशाह ने भाग करके अपनी जान बचाई। जब मुगल दरबार में एक बार अमर सिंह अकेले थे तो धोखे से उन्हें मरवा दिया गया था। तो इस तरह से जो अमर सिंह राठौड़ है उनका नाम जो है राजस्थान के राजवंशों में, राठौड़ों में, राजपूतों में बहुत ऊंचा नाम रहा है। स्वामी भक्ति की अगर हम बात करें तो जहाँ तक हुआ उन्होंने शाहजहाँ के साथ मिलकर के और शाहजहाँ के संरक्षण में रहकर के काफ़ी सारे जो काम थे वो किए और पूरी स्वामी भक्ति और ईमानदारी से अपना काम किया। लेकिन जब बात आती है तो अमर सिंह का जो स्वाभिमान था वो जाग गया। जब एक सलावत खान नाम के मनसबदार ने उन्हें कटु वचन कहे तो फिर उनका जो स्वाभिमान था वो जाग गया और इस तरह से उन्होंने जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बाद में जब वो मुगल दरबार में अकेले थे तो उन जो मनसबदार हैं उन्होंने अमर सिंह की जो हत्या थी वो कर दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमर सिंह राठौड़ की है, जो जोधपुर के शासक हैं गज सिंह, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। और जहांगीर ने इनके जो पिता हैं गज सिंह, उनको दल थम्बन की उपाधि दी थी। तो अमर सिंह राठौड़ हैं और 12/12/1613 इनका जो जन्म है वो 12/12/1613 ईस्वी का है। और इनके पिता जो थे वो जहांगीर के समय उनके साथ उन्होंने काम किया था, जबकि जो अमर सिंह राठौड़ हैं इन्होंने शाहजहाँ के संरक्षण में रह कर के उनके दरबार में जो है काम किया है। ये उनकी जो तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई है। अब हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ के बाद में दुर्गादास राठौड़।
ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये वीर दुर्गादास राठौड़ की है। इनके बारे में हम देखेंगे। राजस्थान के राजवंशों में स्वामी भक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है और किस तरह से इन्होंने जो है अपना काम किया पूरी ईमानदारी के साथ, स्वामी भक्ति के साथ। तो इनके बारे में जो भी जानकारी है वो हम लेंगे। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनके पिता का क्या नाम है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में इनका जन्म है। यानी 13 अगस्त, अगस्त का जो महीना है वो 8वां महीना होता है और 13 अगस्त 1638 और लास्ट में भी आप देखें तो 8वां महीना है। तो इस तरह से आप याद कर लें कि 13 अगस्त यानी 13/8/1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में जो इनका जन्म है। और इनके जो पिता हैं वो आस्करण जी हैं, जो कि मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। आस्करण जी की 3 पत्नियां हैं, लेकिन मनमुटाव के कारण दुर्गादास और उनकी जो माता है उनका ये परित्याग कर देते हैं और उन्हें एक छोटे से गांव में रखवा दिया जाता है और उस गांव का नाम है लूनवा। तो ये आप याद रखें। तो दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म है वो 13 अगस्त 1638 को होता है। मारवाड़ के किस गाँव में? सालवा गाँव में, जबकि इन्हें रखा कहा जाता है लूनवा गाँव में। तो ये आप याद रखें कि अगस्त का जो महीना है वो 8वां है और इनका जो जन्म है वो 1638 यानी 8। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और 13 अगस्त है। दुर्गादास के माता ने उन्हें मारवाड़ और राजवंश के प्रति भक्ति की जो भावना भर दी थी। 28 नवंबर 1678 को महाराजा जो मारवाड़ के जो महाराजा हैं जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस समय देखिए उनकी कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। तो जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है जमरूद अफगानिस्तान में, तो उस समय उनका कोई जीवित पुत्र जो है वो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके कोई जीवित पुत्र नहीं था, लेकिन रानियां, 2 रानियां थीं, वो गर्भवती थीं और दुर्गादास और अन्य सरदार उन्हें सती होने से रोक देते हैं। और मूर्णोत नैणसी, इनका कई बार आपने नाम सुना होगा, और ये जसवंत सिंह के दीवान थे। अब दुर्गादास ने क्या किया कि अन्य सरदार और दुर्गादास इन रानियों के साथ में लेकर के लाहौर के लिए चल पड़ते हैं। जब औरंगजेब ये देखता है तो दुर्गादास की रक्षा में आ रही जो रानियां हैं उनको जोधपुर से दिल्ली पहुंचने का आदेश दे देता है। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया और मुगल अधिकारी वहां पर नियुक्त करता है। यानी खालसा का मतलब हो गया अब केंद्र का उस पर अधिकार रहेगा, उस राज्य पर। यानी कि सीधे सीधे औरंगजेब जी चाहता था कि जोधपुर का जो महाराजा है उसकी मृत्यु हो गई तो अब यहाँ पर मुगल अधिकार हो जाएगा, यानी कि यह केंद्र के अधिकार में चला जाएगा इनका राज्य। यह होता है खालसा का मतलब। यहाँ हम बात करते हैं पीछे बैक में चल करके कि लाहौर में 19 फरवरी को 1679 को लाहौर पहुंचने पर जसवंत सिंह की दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म देते हैं। यानी 2 पुत्र जन्म होता है और एक एक रानी से एक एक पुत्र का जन्म होता है। पहले नंबर पर अजीत सिंह और दूसरे जो नंबर पर है दल थम्बर, यानी इनके नाम रखे जाते हैं। औरंगजेब ने लाहौर से रानियों को, अजीत सिंह को और राठौर सरदारों को दिल्ली इस आश्वासन से वो बुलाना चाहता है कि भाई वो अजीत सिंह जो हैं उनको वो मनसब देना चाहता है। और एक शर्त और रख देता है कि यदि अजीत सिंह इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसे जोधपुर का जो पट्टा है वो दे दिया जाएगा। अब ये अपमानजनक शर्त है जो दुर्गादास राठौड़ और जो अन्य जो राठौड़ सरदार हैं वो इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दुर्गादास ने अजीत सिंह की रक्षा के लिए कूटनीति का आश्रय लेंगे और उन्हें दिल्ली में रखना उनकी सुरक्षा के लिए बहुत खतरा मानते हैं और इसीलिए दुर्गादास जो है वो अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचा करके वापस मारवाड़ लाते हैं और काफ़ी जो घटनाक्रम है वो चलता है और इस तरह से वो जो है अपने जो स्वामी भक्ति है उसका वो परिचय देते हैं। और जो महाराजा हैं जसवंत सिंह जी, उनके जो पुत्र हैं अजीत सिंह, उनको सुरक्षित औरंगजेब के चंगुल से बचा करके सुरक्षित वो मारवाड़ की ओर ले आते हैं। जो बाकी बचे राठौड़ थे
और जो दुर्गादास हैं वो सुरक्षित मारवाड़ के गांव में पहुंच जाते हैं, यानी जोधपुर के पास एक गांव है सालावासा, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। जोधपुर में अजित सिंह का जीवन सुरक्षित नहीं है तो दुर्गादास उन्हें सिरोही भेज देते हैं। सिरोही के महाराव है वेरीसाल सिंह जी की देखरेख में कालिंदी नदी के पुष्करणा ब्राह्मण है जयदेव की और उनकी जो पत्नी है उन्हें गुप्त रूप से वहां पर पालते हैं। अब अजित सिंह के मारवाड़ आने की सूचना पर पाकर के जो राठौड़ और दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होने लग जाते हैं, यानी कि जब उन्हें पता चलता है कि जो अजित सिंह है और जो दुर्गादास है वो वापस सकुशल पूर्वक मारवाड़ आ गए हैं और उनके संरक्षण में वापस से जो है जितने भी जो राठौड़ होते हैं वो संगठित होने लगते हैं। फिर से उनकी जो सेना है वो बननी शुरू होती है। औरंगजेब जोधपुर पर पुनः अधिकार के लिए फिर से एक विशाल सेना भेजेगा और स्वयं वहां पर आएगा, अजमेर तक वो आ जाता है। अब राठौड़ों ने क्या करा कि छापामार पद्धति से मुगलों को छकाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि छापामार का मतलब ये होता है कि आप अचानक से आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद वापस भाग जाते हैं। तो ये एक युद्ध की एक कला होती है, एक विधा होती है और इस विधा को ये अपनाएंगे। इसी विधा को छापामार पद्धति को प्रताप ने अपनाया था, इसी को शिवाजी ने जो है महाराज हैं उन्होंने भी अपनाया था और इसी को दुर्गादास राठौड़ जो है वो अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, छापामार पद्धति कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मुगल सेना को परेशान कर रहे हैं, उनको छका रहे हैं। मेवाड़ से सहयोग प्राप्त करना दुर्गादास के एक महत्वपूर्ण जो है कार्य था। अब ये मेवाड़ से भी अपना सहयोग प्राप्त करेंगे कौन, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास ने देखा जब कि जो औरंगजेब है वो जोधपुर पर पुनः अधिकार करना चाहता है और एक विशाल सेना लेकर के खुद चला आता है और अजमेर तक पहुंच जाता है, तो दुर्गादास ये देखता है कि भाई संघर्ष जो है वो और बढ़ेगा, युद्ध और बढ़ेगा। तो वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजित सिंह को आश्रय देने की प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी रक्षा का जो दायित्व है वो आप संभालें। राज सिंह ने राठौड़ों को पूर्ण जो सहायता है उसका वो आश्वासन देते हैं और साथ ही साथ मारवाड़ में राठौड़ों ने मुगलों का कड़ा विरोध भी करेंगे। औरंगजेब हसन अली खां के नेतृत्व में एक सेना जो है मेवाड़ की विजय हेतु भेजेंगे, क्योंकि मेवाड़ के जो राजा सिंह है वो उन्हें आश्रय भी देते हैं, साथ ही साथ वो उनको ये पूर्णतः सहायता प्रदान करना चाहते हैं मुगलों के विरुद्ध। औरंगजेब अब एक सेना जो हसन अली खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर भी आक्रमण करने के लिए भेजेगा। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को मारवाड़ भेजेंगे और वह राठौड़ों पर नियंत्रण करने में पूर्णतः असफल रहेगा। दुर्गादास ने अकबर को पिता औरंगजेब के विरुद्ध भड़का देंगे और अकबर का औरंगजेब के विरुद्ध भड़काना या विद्रोह करना ये एक दुर्गादास की महान सफलता है। वो चाहते भी यही थे कि जो ये अकबर है वो अपने पिता के विरोध हो जाए और ये हमारे साथ मिल जाए, तो ये एक बड़ी सफलता रहती है। दूसरी बात, दुर्गादास के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में यानी राठौड़ और सिसोदिया जो गठबंधन है वो हो जाता है और ये दुर्गादास के दूसरा एक महान कार्य होता है अपने लिए। इसी तरह से अजित सिंह को मेवाड़ में आश्रय देना और औरंगजेब की जो नीतियां होती है उनका विरोध करने का जो कार्य था वो महाराणा राज सिंह भी करेंगे। जो मेवाड़ के महाराणा है राज सिंह वो करेंगे। मेवाड़ वो क्या करेंगे, अजित सिंह को आश्रय भी देंगे, लेकिन जो दूसरी ओर वो औरंगजेब की जो नीतियां हैं उनका वो विरोध करेंगे और इसीलिए जो है औरंगजेब जो है वो एक सेना लेकर के जो है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। राज सिंह जो था औरंगजेब को दूसरा झटका क्या दे देते हैं कि वो किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, उनसे विवाह कर लेंगे। जबकि औरंगजेब जो है वो किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, उससे विवाह करना चाहता है, उस पर दबाव बना करके कैसे भी चाहे, लेकिन वो चाहता था कि औरंगजेब की जो राजकुमारी है चारुमती वो मुझसे विवाह कर ले, लेकिन राजकुमारी जो है उनसे विवाह करना नहीं चाहती है और इसलिए वो इन्हें आमंत्रित करती है राज सिंह, और राज सिंह जो है वो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लेती है। तो इस तरह से औरंगजेब को ये झटका लगता है कि साहब मेरे जो पहली बात तो जो आक्रमण करने के लिए भेजा था मैंने वो असफल हो जाता है, दूसरी बात ये उसके खिलाफ मना करने पर भी अजित सिंह को आश्रय देते हैं, दूसरी बात जब वो विवाह करने की बात होती है तो वो चारुमती से भी विवाह कर लेते हैं। तो इस तरह से औरंगजेब जो है बहुत खिन्न हो जाता है, बहुत उसको गुस्सा भी आता है।
अब राज सिंह के द्वारा औरंगजेब की जो मंदिर विध्वंस नीति का वो विरोध करेंगे। द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी के जो मंदिर है उनको वो मेवाड़ में स्थापित करते हैं। मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह और दुर्गादास, इनके संयुक्त प्रयासों से ही उत्तर भारत में अंग्रेज जो औरंगजेब है उनके दमनकारी और कूटनीतिक प्रयासों का विरोध होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है और एक दुर्गादास, इन दोनों ने एक साथ मिलकर के संयुक्त प्रयास किया और उत्तर भारत में अंग्रेज जो औरंगजेब है उसकी जो दमनकारी और कूटनीतिक जो प्रयास थे उनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया और हर प्रयास को औरंगजेब का जो जितना भी प्रयास था इनके विरुद्ध उसको उन्होंने जो है सफल होने नहीं दिया। 1680 में देबारी में मेवाड़ और औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध होगा। अब यहाँ के बाद में जो दुर्गादास है वो अपनी रणनीति को और ज़्यादा कुशल बनाएंगे और वो मराठों की सहायता लेने के लिए दक्षिण में संभाजी जो है उनके पास गए। और साथ में आप देखो कि औरंगजेब का जो पुत्र है शहजादा अकबर वो भी इस समय उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने उसको जो है अकबर को अपनी ओर मिला लिया और जो है औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो इस समय जो शहजादा अकबर है वो दुर्गादास के साथ है और जब वे दक्षिण में गए मराठों से सहायता लेने के लिए तो उस समय ये अकबर जो है उनके साथ है। महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और इस बात से औरंगजेब को राहत मिलती है। मराठा शक्ति की जो सक्रियता के कारण औरंगजेब को उत्तर भारत से भाग करके अब दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा और ये दक्षिण से फिर ये कभी भी उत्तर की ओर वापस औरंगजेब जो है वापस नहीं आएगा। तो मराठा शक्ति अब सक्रिय है दक्षिण की ओर तक और है। तो औरंगजेब को अब उत्तर भारत की ओर से ध्यान हटा करके अपना ध्यान लगाना पड़ेगा दक्षिण की ओर। जब औरंगजेब दक्षिण की ओर चला जाएगा तो मारवाड़ पर मुगल सैनिक जो दबाव है वो कम हो जाएगा। औरंगजेब दक्षिण में ऐसा गिरा कि वह कभी भी जीवित अवस्था में उत्तर भारत में नहीं आ सका। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये दक्षिण में ही उलझा रहेगा। औरंगजेब 4 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु का समाचार मिलता है और अजित सिंह पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लेंगे और इसका समाचार सुनकर जो दुर्गादास हैं वो भी मारवाड़ लौट आएंगे। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण में हो जाएगी 4 मार्च 1707 को। ये समाचार जब अजित सिंह को मिलेगा तो अजित सिंह पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। जब ये समाचार सुनेंगे दुर्गादास तो वो भी वापस क्या करेंगे मारवाड़ लौट आएंगे। काफी लंबे समय तक जो दुर्गादास थे वो अनुपस्थित रहे तो मारवाड़ के सरदारों के द्वारा उनके खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र के कारण ही दुर्गादास जैसा जो वीर देशभक्त महान कूटनीतिज्ञ को मारवाड़ छोड़ करके मेवाड़ आना पड़ा। यानी कि दुर्गादास की अनुपस्थिति काफी लंबे समय तक रही और इस तरह से मारवाड़ के जो सरदार थे बाकी उन्होंने उनके खिलाफ कई षड्यंत्र किए जिससे दुखी होकर के दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ करके मेवाड़ आना पड़ा। मेवाड़ में दुर्गादास को आश्रय ही नहीं दिया बल्कि सम्मान पूर्वक उन्हें रामपुरा की जो जागीर थी वो दी, वहां का प्रशासक भी नियुक्त किया गया और 1717 ईस्वी में रामपुरा का प्रबंध भी इन्होंने त्याग दिया और दुर्गादास जो थे वो उज्जैन में ही रहे। उज्जैन में ही 22 नवंबर सन 1718 को यानी 1718 बिल्कुल सिंपल इनका जो रहेगा और नवंबर है और नवंबर का जो महीना है वो 11वां है और 11 दूनी 22 होता है और 17 18 है। तो इनका जो मृत्यु है वो 22 नवंबर 1718 को यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनका जो है देहांत वो हो जाता है। किसका? दुर्गादास का। कहाँ पर? उज्जैन में। और उज्जैन में ही शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर लाल सागर की छतरी जो है वो स्वामी भक्त दुर्गादास के स्मारक के रूप में मौजूद है। वो उसकी जो एक इमेज है वो मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से उज्जैन में शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर की जो बनी हुई छतरी है वो दुर्गादास के स्मारक के रूप में मौजूद है। उज्जैन में ही इनकी जो है मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में 22 नवंबर सन 1718 में। इसी तरह से मारवाड़ छोड़ करके ये मेवाड़ आ जाएंगे। मेवाड़ में भी दुर्गादास को बिल्कुल सम्मान पूर्वक इन्हें आश्रय दिया जाएगा। रामपुरा की जो जागीर है वो दी जाएगी और वहाँ का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में उनका मन वहाँ नहीं लगेगा, वो रामपुरा का जो प्रबंध है वो त्यागेंगे और उसके बाद में उज्जैन चले आएंगे।
और यहीं पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो वो इनकी जो छतरी है उसकी हम फोटो देख लेते हैं। ये जो छतरी आप देख रहे हो लाल पत्थर की बनी हुई है और शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर है। दुर्गादास जो राठौड़ हैं उनके स्मारक के रूप में ये मौजूद है। इसे आप देखें ताकि ये आपको याद रहे। तो मारवाड़ के वीर जो सपूत रहे हैं दुर्गादास जीवन भर अपनी मातृभूमि और अपने स्वामी के हितों की रक्षा के लिए मुगलों से इन्होंने संघर्ष किया है। दुर्गादास जी जो थे वो कुशल कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने अजित सिंह की जीवन की जो है रक्षा ही नहीं करी, बल्कि उनके सिंहासन पर भी उनको आसीन करवाया। औरंगजेब नहीं बल्कि मेवाड़ और मराठों के जो राजा थे संभाजी के दरबार में भी दुर्गादास का सम्मान था। साथ ही साथ अगर आप नोट करें तो डॉक्टर ओझा के शब्दों में ये कहा गया है कि दुर्गादास का जो नाम है वो राठौड़ वंश के इतिहास में अमर रहेगा। तो ये जो बात की कही है वो डॉक्टर ओझा ने की है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा है कि इनका जो नाम है वो राठौड़ वंश के इतिहास में अमर रहेगा। अगले शासक के बारे में हम बात करते हैं। उनका नाम है महाराजा सूरजमल। इनके पिता कौन थे, कहाँ के थे और इनकी क्या और उपलब्धियां रही है उनके बारे में। महाराजा सूरजमल भरतपुर के लोकप्रिय शासक हैं और इन्होंने भरतपुर शहर की स्थापना की। यानी महाराजा सूरजमल जो हैं वो कहाँ के लोकप्रिय शासक हैं, भरतपुर के हैं और इन्होंने ही भरतपुर शहर की स्थापना की है। भरतपुर में जाट राज्य का जो संस्थापक है वो थे चूड़ामन और इन्हें भरतपुर राज्य का निर्माता कहा जाता है। यानी कि जो चूड़ामन है वो भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक है या और इन्हें ही भरतपुर राज्य का निर्माता कहा जाता है। महाराजा सूरजमल के पिता का जो नाम है वो है बदन सिंह। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी फैक्ट जो मैंने निकाले हैं वो बिल्कुल फैक्ट है और इम्पोर्टेंट है कि महाराजा जो सूरजमल हैं उनके जो पिता हैं उनका नाम है बदन सिंह, जबकि भरतपुर में जाट राज्य का जो संस्थापक है वो है चूड़ामन और भरतपुर राज्य का निर्माता जो कहा जाता है वो चूड़ामन को ही कहा जाता है। बदन सिंह जो सूरजमल के पिता हैं इन्होंने डीग नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया और साथ ही साथ इन्होंने डीग, कुम्हेर, भरतपुर, वेर के जो दुर्गों का निर्माण है वो करवाया और 1756 में डीग में बदन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैंने आपको बताई है इनके बारे में वो इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से सूरजमल के बारे में हमने बताई, उनके पिता के बारे में बताई, साथ ही साथ भरतपुर शहर या भरतपुर राज्य का निर्माता कौन है, भरतपुर शहर के जो निर्माता हैं उनके बारे में हमने बात कही। और जो डीग है उनको उसे उन्होंने बसाया है, साथ ही साथ उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया है कि इन्होंने बदन सिंह जी ने। बदन सिंह जी जो है पिता हैं किसके, सूरजमल जी के। और साथ ही साथ इनकी जो मृत्यु है वो 1756 में डीग में इनकी मृत्यु हो जाती है बदन सिंह जी की। अब हम बात करते हैं कि जाट जो सूरजमल हैं उनसे पहले जाट जो नेता थे वो थे गोकुल जाट के नेतृत्व में। औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रबल विरोधी जो रहे हैं वो हैं गोकुल जाट। यानी सूरजमल से पहले जो जाट नेता हैं गोकुल, वो जाट के इन्हीं के गोकुल जाट के नेतृत्व में उन्होंने औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसका प्रबल विरोध किया और इस तरह से उन्होंने इसका जो है जैसे वो मूर्ति तोड़ने, मंदिर तोड़ना, ये औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसमें शामिल थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। मथुरा और आगरा में जाट जो थे वो काफी समय तक मुगलों के अत्याचार और कुशासन का भी शिकार रहे हैं। गोकुल की मृत्यु के बाद जाटों का जो नेतृत्व था वो राजा राम ने किया। राजा राम ने सिकंदरा में सिकंदरा आगरा में आता है, उसमें अकबर के मकबरे को खोद करके उसकी हड्डियों को जला दिया था। किसने? राजा राम ने। तो गोकुल जो जाट हैं उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जाटों का जो नेतृत्व था वो राजा राम ने किया और उन्होंने सिकंदरा यानी आगरा में जो अकबर का मकबरा है उसमें से उनको खोद करके उनकी जो हड्डियां थी उनको जला दिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं राजा राम के बाद चूड़ामन ने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया।
और जयपुर के जो महाराजा हैं वो जयसिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार युद्ध में भी ईश्वरी सिंह का इन्होंने पक्ष लिया और इन्हें जयपुर की गद्दी जो है प्राप्त होती है। तो इस तरह से इनके बारे में हमने बात करी कि राजा राम के बाद में जो चूड़ामन है उन्होंने क्या किया कि आजीवन जो है मुगलों से संघर्ष किया है। और जो चूड़ामन है वो भरतपुर में जाट राज्य का जो है संस्थापक रहे हैं। भरतपुर राज्य का निर्माता जो कहा जाता है वो चूड़ामन को कहा जाता है। और चूड़ामन ने आजीवन क्या किया, मुगलों से संघर्ष किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये भरतपुर के लोकप्रिय शासक हैं सूरजमल, महाराजा सूरजमल, जिन्होंने भरतपुर शहर को की स्थापना की थी। और इनके जो पिता थे वो बदन सिंह हैं। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर जो देख रहे हैं वो महाराजा सूरजमल की है। आप आराम से इन्हें देखें कि बड़ी बड़ी जो है इनकी मूंछें हैं, गठिला जो है काफ़ी मजबूत इनका जो शरीर है। और इस तरह से इन्होंने जो है भरतपुर शहर की स्थापना की है। और इनके जो पिता हैं बदन सिंह, इन्होंने डीग को बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह से आप याद रखें कि ये जो तस्वीर है ये महाराजा सूरजमल की है। आगे हम बात करें तो इन्होंने फिरोज शाह कोटला पर जो है कब्जा किया था मई 1753 में। मराठों के द्वारा जनवरी में जब 1754 से और जनवरी 1754 से और मई 1754 तक यानी 5 महीने तक भरतपुर के कुम्हेर किले को घेरे रखा, पर वे इसे जीत नहीं पाए और उन्हें उनसे क्या करनी पड़ी थी, संधि। तो इस तरह से बहुत काफ़ी मजबूत जो है ये किला रहा है। और इस तरह से जो मराठे हैं वो भी इस किले को कुम्हेर का जो किला था उसे जीत नहीं पाए थे। इतना मजबूत ये किला है भरतपुर का। और मराठे को लास्ट में इतने महीने तक ये यहाँ रहे, लेकिन लास्ट में उनसे संधि ही करनी पड़ी थी। आपको याद है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 का, अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद में जो बचे मराठा सैनिकों के खाने पीने, उनके इलाज, उनके कपड़ों की जो व्यवस्था थी वो सूरजमल जी ने ही की थी। इन्होंने लोहागढ़ का जो किला है उसे बनवाया था जो प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इन्होंने गाजियाबाद, झज्जर, आगरा, रोहतक, धौलपुर और हाथरस, बनारस, मैनपुरी, फर्रुखनगर जैसे जो इलाके हैं मराठों के पतन के बाद वापस इन लोगों ने जीते थे। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 25 दिसंबर 1763 को हुई थी महाराजा सूरजमल की। और इसी कारण देखें आप कि 25 दिसंबर 1763 को इनकी मृत्यु हुई। और सूरजमल का शिक्षा और साहित्य के प्रति बड़ा अनुराग था और इसी कारण इन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। प्रश्न जो है वो बनते हैं जैसे लोहागढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया, या जाटों का जो प्लेटो है वो किससे कहा जाता है, या अफलातून किसे कहा जाता है। इससे संबंधित जो है प्रश्न हैं वो बनते हैं और आपने देखे होंगे कई बार आए भी हैं एग्जाम में। तो साहित्य और शिक्षा के प्रति बड़ा ही इनका रुझान था और उसके प्रति बहुत काफ़ी अनुराग भी था, इसीलिए इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको तीसरा युद्ध पानीपत का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद मराठा सैनिकों की जो व्यवस्था थी वो इन्होंने ही की थी। और उसके बाद में जब मराठे आए थे यहाँ पर घेरा डालने कुम्हेर के किले को घेरने के लिए, तब वो इस किले को जीत नहीं सके। साथ ही साथ उनको इन्हें जो है इनसे संधि करनी पड़ी। फिरोज शाह कोटला पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से जो सूरजमल है ये राजस्थान के राजवंशों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आज के इस टॉपिक में मुगलों का राजपूतों के साथ क्या संबंध रहा उसके बारे में हमने पढ़ा। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक कितना समझ में है ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएं। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।